पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, अंग्रेजी कैलेंडर के मान से 2025 का जो ये साल है बीत रहा है, बीतने वाला है और अब कुछ ही घंटों बाद साल 2026 में हम प्रवेश कर जाएंगे। जैसा मैंने कहा, अंग्रेजी कैलेंडर के मान से, हालांकि जो हमारी संस्कृति है, हमारा जो शैली है, हम तो उसको मानते हैं गुड़ी पड़वा से। तो हमारा जो नया साल है, जो हिंदू कैलेंडर कह लीजिए, उस मान से तो 17 मार्च से जो है 2083 विक्रम संवत से हमारा नया साल शुरू होगा। लेकिन परंपरा परिपाटी है, ये अंग्रेजी कैलेंडर हम मानते भी रहे हैं, तो जा रहा है ये साल और आ रहा है नया साल। तो कुल मिलाकर जो ये 2025 रहा है, इस 2025 में क्या खोया है, क्या पाया है, ये तो है ही है बात। और अभी यदि हम बात करें राजनीतिक जो नजरिए से, तो 2014 से केंद्र में मोदी जी की अगुवाई में एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार जो उसका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र लक्ष्य होता है कि चुनाव जीतना, जीतना और जीतना। कैसे जीतना, कैसे जीते जा रहे हैं, वो सारा कुछ देश अब देख रहा है। और चूंकि मैं बात जब चुनाव की कर रहा हूं, तो आने वाला जो साल 2026 है, उस 2026 में भी 5 जो राज्य विधानसभाएं उनके चुनाव होने हैं। और खासकर पश्चिम बंगाल पर बड़ी पैनी निगाह भारतीय जनता पार्टी को अब से नहीं है, लंबे वक्त से वो निगाह नजर रखी, जैसे बिहार को लेकर था उनका लक्ष्य और सबसे बड़ा दल बन के उभरे। लेकिन अब जो कुछ चल रहा है देश में, तो बहुत कुछ बातें हो रही हैं। और चूंकि बंगाल की बात करता हूं और बाकी तो सूबे हैं ही हैं, तो पहुंचे हुए हैं जो बीजेपी, जिन्हें अपना चाणक्य कहती है, अमित शाह साहब बंगाल पहुंचे हुए थे और बंगाल में उन्होंने बड़ी दहाड़ लगाई। ममता बनर्जी, जो उनका अंदाज होता है, जो सरकार है ममता बनर्जी की, उसको आड़े हाथों लेने की कोशिश की, सारा कुछ हुआ। लेकिन पलटवार भी जबरदस्त वहां ममता बनर्जी की ओर से हुआ और वो एक जो उनका अपना शैली है, उस अंदाज में वो दहाड़ी है, एक प्रत्युत्तर उनकी ओर से आया है। और हम ये देख रहे थे कि अमित शाह, अब वो जो वैसे भी वो बौखलाए से रहते हैं, अनेक बार जब सामना होता है मीडिया से, तो वहां उनकी बौखलाहट जबरदस्त नजर आई, बहुत सारा कुछ निकला। तो एक तो बात हम आज करेंगे यही अमित शाह का, जो वहां हमने सदा वाला जो रूप है, जिस तरीके से जब वो एक जटिल कठिन प्रश्न होते हैं तो कैसे वो अनकंफर्ट हो जाते हैं, एक मसला वो है। और दूसरा, जब बात हम चुनावों की कर रहे हैं, राजनीति की कर रहे हैं और 2026 आ रहा है और सभी मनाते हैं कि जो बीत गई सो बात गई, लेकिन आने वाला जो वक्त है वो तो कम से कम बेहतर हो जाए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि 2014 के बाद से जो कुछ देश में चल रहा है, हो रहा है, तो मनाते जरूर हैं, लेकिन जो अनुरूप इच्छा है, इच्छा के अनुरूप वो बातें हो नहीं पा रही हैं। और अब ये भी निकल कर आ रहा है कि ये जो चुनावी राजनीति है या जो सत्ता पाने की हौड़ है, इसमें जो फ्रीबीज है, रिपोर्ट एक सनसनीखेज है। खासकर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में क्या हालात हैं खजाने के, तो वो भी है मसला। और बहुत सारे और मसले हैं। तो हम चलेंगे, जो 2 बजे का शो होता है, हम चलेंगे सीधे सीधे प्रोफेसर अखिल स्वामी साहब के पास। जुड़ गए हमसे। अखिल सर, बहुत बहुत स्वागत। अखिल सर, आपने देखा होगा कल बड़ा दहाड़ लगाई थी अमित शाह साहब ने, और बड़े वो जो जैसा होता है कि 2/3 जो मेजॉरिटी है वहां हम उससे पश्चिम बंगाल में आ रहे हैं। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनकी, एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस, शायद उस पर भी आपने निगाह नजर रखी होगी और उस पर बात पहले भी हम लोग कर रहे थे, आज भी हम पुनः उसी पे थोड़ा सा और आगे बढ़कर बात करेंगे। हमने कल देखा था कि किस तरीके से वो एक उनमें चिड़चिड़ाहट, बौखलाहट थी। कुछ 1-2 क्लिप्स में दिखाना चाहूंगा, खासकर वो जब से घुसपैठियों पर सवाल हुआ, तो कैसे वो जो प्रश्न करने वाले पत्रकार थे उनके साथ पेश आए। जैसा मैंने कहा कि उनकी शैली जो है वो, और क्या कुछ कहा, पहले सुनते हैं, मैं आपसे करता हूं आगे सवाल 1-2 क्लिप के बाद। प्रतिक्रिया ये मिलती है कि बीएसएफ तो केंद्र के अधीन है, आखिर ये तुम कहां भाभी जी को याद करते थे? मैंने पहले ही जवाब दे दिया। बीएसएफ जब तक फेंसिंग नहीं होती है तब तक बीएसएफ सुरक्षा नहीं कर सकती है।
बीएसएफ को भूमि देनी पड़ेगी फेंसिंग के लिए भारत सरकार को। मेरे स्तर पर मैंने 7 पत्र लिखे ममता बनर्जी को। ये 6 साल के अंदर 3 बार गृह सचिव यहां कर मीटिंग कर गए चीफ सेक्रेटरी से। मैं पूछना चाहता हूं तृणमूल कांग्रेस की सरकार को, जमीन देने में क्या डर है? कि आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है या आप घुसपैठ होने देना चाहते हो? और फिर भी नदी नाले जंगल कहीं से कोई घुसपैठिया आ जाता है, कहां आता है? सबसे पहले गांव के थाने और पटवारी के बगैर कोई रह सकता है? इसके डॉक्यूमेंट कौन बना रहा है? बंगाल सरकार बना रही है। देश भर से जो घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं, इनके पास से बंगाल के डॉक्यूमेंट, फर्जी डॉक्यूमेंट पकड़े जाते हैं। उन्होंने घुसपैठियों को अपनी वोट बैंक मजबूत करने के लिए राज्य सरकार की नीति के रूप में स्वीकार कर लिया है। इसलिए मैं कहता हूं कि तृणमूल कांग्रेस घुसपैठ नहीं रोक सकती। बंगाल की डेमोग्राफी खतरनाक तरीके से बदल रही है और आने वाला समय बहुत चिंताजनक है। एक तो ये सुना आपने अखिल सर, और एक और ये भी सुनिएगा। ऐसा लग रहा है कि सदन में तो कांग्रेस की बुराई होती है, संसद में सड़क पर किस तरीके से, या जो मंच है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, कैसे पेश आ रहे, सुनिएगा। शासन के पहले, तृणमूल के शासन के पहले प्रति व्यक्ति बंगाल की आय राष्ट्रीय औसत से 127% ज्यादा थी। 127%। देश में नागरिक 100 रुपया कमाता था तो बंगाल में 127 रुपया कमाता था। आज देश का नागरिक 100 रुपया कमाता है तो बंगाल का नागरिक 73 रुपया कमाता है। अगर दोनों ही बाइटें आपने सुनी। एक सवाल आपने, वो जो बीएसएफ पे कैसी बौखलाहट, चिड़चिड़ाहट आई, वो कह रहे हैं आप भाभी जी को याद कर रहे थे क्या? मैं पहले बता रहा था। और जो उनकी बदसलूकी वाला अंदाज वो था। और दूसरा फिर वो जो मैंने कहा कि आप एक तरफ तो नेहरू को कोसते हैं, कांग्रेस के दौर को कोसते हैं, बार बार आप उनको कहीं कटघरे में खड़ा करते हैं, और यहाँ आप क्या कह रहे हैं कि तृणमूल के पहले। दोनों पर आपका जवाब, आप क्या कहिएगा? ये कैसी ये चिड़चिड़ाहट, बौखलाहट, क्या कहेंगे इसे? जय संविधान। देखिए, ये बात बिल्कुल वही है कि दिल्ली के चुनाव में भी कहा गया घुसपैठिए हैं, बिहार के चुनाव में कहा गया घुसपैठिए हैं, झारखंड में कहा गया घुसपैठिए हैं। अब प्रश्न ये उठता है, बिहार में जब ये पूछा लोगों ने, जनता ने पूछा कि एसआईआर आपने करा ली, घर घर चले गए, ये भी एक विवादास्पद बिंदु रहा कि क्या चुनाव आयोग को नागरिकता चेक करनी है, अधिकार है या नहीं। आपके द्वारा कहा गया कि हाँ है अधिकार। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि आपको बिहार के अंदर कितने घुसपैठिए मिले, तो वो आपने नहीं बताया, आप बता भी नहीं पाए। अच्छा, फिर 2.5 करोड़ घुसपैठिए आपके देश के अंदर आ गए, आप कभी कभी कहते हैं। तो बिहार के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पिछले 20 साल से 18 साल तो आपकी सरकार रही वहां पे, जेडीयू की और भारतीय जनता पार्टी की। तो अगर टीएमसी की गलती है कि वहां बंगाल के अंदर घुसपैठिए आ गए, तो बिहार के अंदर घुसपैठिए आए हैं और पता नहीं चले और आपके शासन में आए, तो अब बिहार में क्यों नहीं बोलते? अच्छा, फिर अरविंद केजरीवाल से मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उनसे पूछा गया कि दिल्ली के अंदर घुसपैठिए आ गए, यहां बस गए। उन्होंने कहा हवाई जहाज से उड़ के आए। कैसे आए? रास्ते के सारे स्टेट्स को क्रॉस करके यहां पे पहुंच कैसे गए दिल्ली के अंदर? अच्छा, उसके अंदर यहां तो पुलिस जो है वो तो आपके पास है, गृह मंत्रालय के पास है। दिल्ली की पुलिस तो अरविंद केजरीवाल के पास थी नहीं, आपके पास है। तो आपने उन्हें आइडेंटिफाई क्यों नहीं किया, लोकेट क्यों नहीं किया? क्या कारण है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में करीब 90,000 घुसपैठियों को बांग्लादेश वापस भेजा गया था, आपकी सरकार में केवल 10,000 लोगों को भेजा गया। तो इसका माने मनमोहन जी की सरकार थी, घुसपैठियों को भगाने में ज्यादा इच्छुक थी, लेकिन वो उसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहती थी। आप उसको राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। आसाम के अंदर आप एसआईआर क्यों नहीं करा रहे हैं? एसआईआर के वहां पे आसाम के अंदर आप जो है केवल घर घर जा रहे हैं, जैसे पहले प्रक्रिया होती थी और पता चलाते थे, जो आदमी वहां मौजूद होता है, अड़ोस पड़ोस वाले कहते हैं, उसका नाम रजिस्टर कर लेते हैं। बंगाल के अंदर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अच्छा, फिर आप राजस्थान के अंदर भी कहेंगे वहां घुसपैठिए आ गए। 11 साल से आप सत्ता में हैं, आप गृह मंत्री हैं, माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, हमने आपको देश की कमान सौंपी है, आपको घुसपैठियों को बाहर निकालना है। हम चाहते हैं घुसपैठिए बाहर निकल जाएं, लेकिन आप घुसपैठियों को निकालने में तत्पर ही नहीं है, आप उनको पता ही नहीं चला रहे। चलिए, चुनाव आयोग तो एसआईआर अब कर रहा है। 11 साल में आपने, गृह मंत्रालय का काम था घुसपैठियों का पता चलाना, आपने घुसपैठियों का पता क्यों नहीं चलाया? आपने एक माहौल ऐसा क्यों बना दिया? आज देश के अंदर हर बांग्ला भाषी
जो भी बंगाली बोल रहा है उसको घुसपैठिया लोग मान रहे हैं, जिसके भी चेहरे अपने जैसे नहीं दिख रहे उसको मार रहे। उत्तराखंड के आपने देखा एंजल चकमा को किस प्रकार से लोगों ने घेर के मार दिया केवल उसके चेहरे, और वो कहता रहा कि भाई मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं इसी देश का वासी हूं, और उसका पिता एक बीएसएफ का जवान है। और वो भी कह रहा है, फिर अब नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये प्रश्न अगर उठने लगा है कि अगर हम लोग क्या सर्टिफिकेट लेके घूमें, आधार कार्ड हमारे पास है और हम भारत के सपूत हैं क्योंकि हम सीमावर्ती इलाके में रहते हैं और भारत माता के से प्यार करते हैं, उससे ज्यादा करते हैं जितने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश वाले करते हैं, लेकिन हमारे बच्चों को केवल इसलिए मार दिया जाता है कि उनके चेहरे आपसे नहीं मिलते। तो चेहरे के आधार पे अगर दंड होगा, महाराष्ट्र के अंदर मराठी नहीं बोलेंगे तो मार दिए जाएंगे, अगर आपका चेहरा उनका जैसा नहीं होगा तो मारे जाएंगे, अगर आपकी ड्रेस उनकी जैसी नहीं होगी तो मारे जाएंगे। तो देश को 11 साल के अंदर आपने गृह युद्ध की तरफ क्यों ढकेल दिया है? हमें चिंता इस बात की है। अच्छा, ये भी एक, अब ये अगर यही स्टेटमेंट जो गृह मंत्री जी ने दिया है, यही स्टेटमेंट कोई और दे देता तो उसको वामपंथी बता देते। गोदी मीडिया वाले आज शाम तक ये कार्यक्रम चला देते, ये वामपंथी हैं, ये वामपंथी हैं। इसका माने अमित शाह ये कहने जा रहे हैं क्या कि जो वामपंथी सरकार थी वो टीएमसी से बेटर सरकार थी? भाई आप तो भारतीय जनता पार्टी वाले तो कभी सरकार में नहीं रहे, पहले कांग्रेस रही, फिर वामपंथी रहे, अब टीएमसी है। आप कह रहे हैं पहले की सरकार ज्यादा अच्छी थी तो आप वामपंथी हो गए क्या? तो क्या बंगाल के लोगों से आप अपील कर रहे हैं कि वामपंथ को वोट दे दें और वामपंथियों को वोट दे दें? मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे किसी बात पे कोई आपत्ति नहीं है, चाहे तो वामपंथियों को वोट दे दें, चाहे टीएमसी को दे दें, लेकिन मेरी इच्छा ये है उस पार्टी को वोट न दे जो गाजियाबाद के अंदर तलवारें बांटती है और कहती है कि हमें ऐसे दस्ते बनाने पड़ेंगे जो लोगों को घर में घुस घुस कर मारे, और फिर कहा जाए कि साहब ये तलवार बांटना क्योंकि कानून के अंतर्गत निषेध नहीं है इसलिए इसमें कोई परेशानी नहीं है। अंकिता आर्या के केस में, अच्छा ये जो एंजल चकमा के बारे में हुआ है उसमें आप एफआईआर नहीं लिखते हैं और उसमें धाराएं भी जो आप लगाते हैं वो धाराओं में ये बताते नहीं है कि उसके अंदर ये एक प्रकार का उनको आइसोलेट करके एक धार्मिक विद्वेष था। आप बता रहे हैं कि साहब वो एक हल्की से छिटपुट झड़प थी और झड़प में और 24 घंटे के बाद उनको बेल मिल जाएगी अपराधियों को। जो वहां पे आगरा के अंदर जो रामलीलाल सुमन है जो एक दलित नेता हैं, उनके यहाँ आपके करणी सेना वाले घुस जाते हैं हजारों की संख्या में, घर में तोड़फोड़ करते हैं, परेशान करते हैं, मुकदमे दर्ज नहीं होते, जेल नहीं होती। यहाँ पे जब इस प्रकार की बरेली के अंदर आप कोई बच्चे अपना आपस में पार्टी बना रहे हैं, 2 लड़के हैं, उन्हीं को बुक कर दिया जाता है, पिटाई उन्हीं की होती है और बुक भी उन्हीं को कर दिया जाता है। क्योंकि शांति व्यवस्था डिस्टर्ब कर रहे थे। अबे शांति व्यवस्था कहाँ डिस्टर्ब कर रहे थे, वो तो बेचारे रेस्टोरेंट में बैठ के बच्चे अपने दोस्तों के साथ खाना खा रहे थे। तो अब हमको ये देखना पड़ेगा, अरे भैया 4 PM में तो संजीव जी आपके यहाँ भी बहुत सारे मुसलमान हैं, बहुत सारे दलित हैं, क्रिश्चियन भी होंगे, सिख भी होंगे। तो अब ये क्या एक नियम बना देगी सरकार कि आप जो है केवल हिंदू लोगों को नौकरी देंगे? जो मुसलमान ऑर्गेनाइजेशन है, जो ये आपकी असीम प्रेम जी की कंपनी है, ये विप्रो, उसके अंदर वो केवल मुसलमानों को देंगे। जो हिमालय करके कंपनी है जो मुसलमानों की, इसका मतलब यह है मुसलमान कंपनी मुसलमानों को नौकरी, माने देश को इस प्रकार हद तक तोड़ देंगे आप कि हम लोगों का जो भाईचारा था, जो हजारों साल का भाईचारा था, उसको आप तोड़ रहे हैं। तो ये जो स्थिति बना रहे हैं, तो मेरा तो आज चलिए अमित शाह ने कह दिया कि पहली सरकार ज्यादा अच्छी थी और टीएमसी के बजाय आप लोग सीपीएम को वोट दे दीजिए। तो मैं बंगाल के लोगों से कहता हूं कि एक मुश्त वोट दे दीजिए आप वामपंथियों को या कांग्रेस को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को, जिसने मेरे देश को 11 साल के अंदर पूरी से तोड़ मड़ोड़ के रख दिया है, उसे कृपा करके वोट न दे। आपको वामपंथ अच्छा लगता है उसको वोट दे दें, टीएमसी अच्छी लगती है उसको वोट दे दें। बिल्कुल बिल्कुल अखिल सर, यही स्थिति है। आपको सिर्फ पोलराइजेशन करना है। मैं बात कर रहा था नेपाल से, कुछ मेरे पत्रकार साथी लौटे हैं दौरा करके, उनसे बात कर रहा था, उन्होंने यही बताया। उन्होंने तो बल्कि ये भी कहा, बेहद बेहद नाराज है अखिल सर वहां के लोग। उनका कहना है कि जो गोदी मीडिया है आपका कुछ भी दिखाता है। जैन जी वाले जो आंदोलन उन्होंने उसको लेकर कुछ चीजें कही हैं। बांग्लादेश में हमने कुछ लोगों से बात की, कोशिश की, साथी जो कुछ कवरेज के लिए, उन्होंने कहा वैसी कई चीजें इतनी हाइप करके दिखाई जा रही, तो ये है और किसके इशारे पर हो रहा है, क्या सारा कुछ है। अखिल सर, मैं जो ये बात बंगाल की हम कर रहे थे, जहां ये पूरी कोशिश है कि कैसे भी पोलराइजेशन करें, ममता बनर्जी का एक छोटा सा बयान है, वक्तव्य है तो बंगाली में, लेकिन समझ में आ जाएगा उसमें वही दुर्योधन और वो जो दुशासन वाली बात करी। मैं सोचता हूँ दर्शकों को सुना देता हूँ, मैं समझ আমি জাস্ট দুটো কথা বলবো বলে আমি আমার পলিটিক্যাল কথায় আসবো।
একজন দুঃশাসন এসছেন বাংলায়। ভোট আসলে দুর্যোধন আর দুঃশাসনরা আসেন, ওদের চোখে দেখবেন, দু চোখে দেখলেই আতঙ্ক হবে, এই বুঝি কিছু ক্ষতি করতে এলো রে, এলো রে, এলো রে, এলো রে, গেল রে, গেল রে, গেল রে। দুঃশাসন বাবু এসছেন, ছকুনি মামার চেলা চামুন্ডারা ঘুরে বেড়াচ্ছে আর বলে বেড়াচ্ছে বাংলায় नाकी 1.5 कोटी লোকের नाम বাদ যাবে কেন। ये आपने वही वो जो था कि दुशासन दुर्योधन हम लोगों ने पढ़ा भी है, और कुछ मोदी जी के रिटायरमेंट पे भी सवाल हुआ था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब था जो ममता बनर्जी दे रही थी। उस रिटायरमेंट पे भी देखिए कैसी कुछ एक चिड़चिड़ाहट सी है, वो भी हम सुनते हैं, सुनाते हैं अपने दर्शकों को। एक करो अच्छा 2014 के बाद आप जब पार्टी और एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे संस्कार लाए, 75 साल के बाद कोई भी लीडर या फिर मंत्री हो उसको मार्गदर्शक के भूमिका में जाना पड़ता है, तो आपको क्या लगता है अभी हाईएस्ट लेवल पे जो भी है पार्टी या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में, वो 75 साल हो गया, उसको अपने आप वानप्रस्थ में जाना चाहिए? चलिए मैं बुलाकर आपको बताऊंगा। तुम बंगाल की चिंता करो भैया, मेरी पार्टी की क्यों चिंता कर रहे हो? देखिए ये है, ये दूसरों के लिए कुछ और निर्णय और अपने लिए कुछ और, आप मत चिंता करिए। मतलब ये है अमित शाह, इस पे भी दोनों पर टिप्पणी है सर। नहीं, ये पार्टी की चिंता आप नहीं कर रहे हैं। हमें पार्टी से किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, हम तो गैर राजनीतिक लोग हैं, हम देश की चिंता कर रहे हैं। हम इस अन्याय को नहीं सह पा रहे हैं कि हमारे देश के युवा जो 17 साल की उम्र में 4-4, 5-5 घंटे सुबह दौड़कर सेना में पहले नौकरी मिलती थी, 15-17 साल की नौकरी करते थे, रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलता था, मेडिकल फैसिलिटीज मिलती थी। आपने एक नियम बना के 4 साल में रिटायर करने का निर्णय दे दिया, और 21 साल की उम्र में जबकि उससे शादी नहीं होती है, उसको आप रिटायर करके घर भेज देंगे 12 लाख रुपए देके। 12 लाख रुपए में अपनी झोपड़ी ठीक नहीं करा पाएगा, वो अपने जीवन यापन के लिए क्या करेगा? केवल राष्ट्रीय सेठ के यहाँ जाके चौकीदारी की नौकरी करेगा, और क्योंकि आर्म ट्रेनिंग उसको मिल जाएगी, देश के लिए खतरा बन जाएगा। तो ये हमें बताइए ना, हम देश की चिंता कर रहे हैं, आपकी पार्टी की चिंता करने की हमें क्या जरूरत है? गुंडे बदमाश बहुत पड़े हैं जिनको आपकी पार्टी की चिंता है। हम तो इस बात की चिंता कर रहे हैं कि आप देश में युवाओं को 4 साल में रिटायर क्यों कर रहे हैं? आप सरकारी एम्प्लॉइज को 60 साल में रिटायर क्यों कर रहे हैं? आप 60 साल का रिटायरमेंट हटा दीजिए। अगर आप 75 साल की उम्र में आप एंटायर पॉलिटिकल साइंस के एमए होने के बावजूद आप में इतनी शक्ति है, तो हमारे तो बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं और ऐसे लोग हैं जो सरकारी नौकरी में 60 साल के बाद, तो नए लोगों को आप चांस नहीं देना चाहते? मतलब राजनीति में नियम अलग है और सरकारी अधिकारियों के लिए नियम अलग है और युवाओं के लिए नियम अलग है। तो अमित शाह साहब, बड़ी इज्जत से मैं आपसे कह रहा हूं, हम आपकी पार्टी की चिंता नहीं कर रहे हैं, आपकी पार्टी की हम चिंता करना भी नहीं चाहते। हम तो भारत माता की चिंता कर रहे हैं, अपने देश की चिंता कर रहे हैं। और ये देश के साथ अन्याय, एक वृद्ध आदमी इस बात को सहन नहीं कर पा रहा है कि आप तो 90 साल तक की प्लानिंग कर रहे हैं और बच्चों को 21 साल में रिटायर कर रहे हैं। इसका क्या औचित्य है, बता दीजिए भाई। आप संजीव जी खुद सोचिए, 21 साल में बच्चा, उसकी शादी होगी क्या? 21 साल में कौन लड़की ऐसे लड़के को नौकरी वो दे देगी जो 12 लाख रुपए लेके आया, माता पिता की झोपड़ी ठीक कराने में उसने खर्च कर दिया, उसके जेब में एक ढिल्ला नहीं होगा, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं होंगी, रिटायरमेंट नहीं होगा, उसे कौन अपने घर की लड़की देगा? हमारी स्थिति तो वो हो जाएगी जो जापान की हो गई है। वहां पे बुड्ढे हैं, बच्चे पैदा ही नहीं हो रहे, जनरेशन खत्म हो जाएगी। 50 साल के बाद जापान की पॉपुलेशन 1/4 रह जाएगी, अमेरिका और यूरोप की पॉपुलेशन 1/4 रह जाएगी। बच्चे पैदा ही नहीं हो रहे, प्राण दिखाई नहीं पड़ते, छोटे बच्चे दिखाई नहीं पड़ते। वही देश की स्थिति बना देंगे। जब यूथ को नौकरी नहीं मिलेगी, यूथ की शादियां नहीं होगी, तो बच्चे नहीं होंगे। आप थोड़ी आरएसएस वाले हैं जो बिना शादी के रह लेते हैं और उनके अलग शौक होते हैं। लेकिन भाई, हम तो सनातनी लोग हैं, हम तो चाहते हैं गृहस्थ आश्रम में लोग आए, अपने वंश को आगे बढ़ाएं, अपने पितृ ऋण और मातृ ऋण से उऋण हो। अब आप शादी करें ना करें, हमें क्या है? आपने तो अपने बेटे को करोड़ों अरबों रुपए की ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बिठा दिया, वो दुबई में रहते हैं और आनंद से पूरे विश्व के अंदर भ्रमण करते हैं।
उनको तो चलिए कोई चिंता नहीं, चलिए बहुत कॉम्पिटेंट हैं, बहुत सारे पढ़ा लिखे हैं, क्रिकेटर थे, बहुत बड़े रणजी ट्रॉफी भी खेले थे, नेशनल लेवल उन्होंने रिप्रेजेंट किया था, क्रिकेट के बारे में उनको बड़ी नॉलेज थी, इसलिए वो बीसीसीआई के अध्यक्ष बने थे, अब आईसीसी के अध्यक्ष बन गए। चलिए आपके बेटे बहुत कॉम्पिटेंट है उसमें, और वो परिवारवाद भी नहीं है, लेकिन मेरे देश के युवाओं से इतना अन्याय क्यों कर रहे हैं कि उनको 21 साल में रिटायर कर रहे हैं? ये तो पूछना मेरा आपसे अधिकार है। बिल्कुल 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 नहीं सर, यही तो है ना, कथनी और करनी है वो, जो इसीलिए कहा जाता है कि ये अब ये अटल और आडवाणी का दौर वाली बीजेपी नहीं है, अब ये मोदी और शाह की बीजेपी, और वो जो चाहते हैं लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड जैसी बातें करते हैं। 2 गुजरातियों ने पूरा एक तरीके से अपना पूरा, ना वो पार्टी का संविधान ना कुछ, बहुत सारे उदाहरण है। मैं अखिल सर देखिए, इसी क्रम में देखा जाए तो ये बहुत दावे होते थे, याद करिए फ्री बीज को लेकर, क्या एक रिपोर्ट में बात करने जा रहा हूं, दैनिक भास्कर में एक जबरदस्त आज रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं, ज्यादातर राज्य उन्हीं के पास है, और उसमें निकलता यह है कि 80% जो उनके पास कमाई का जो हिस्सा है, 80% का जो हिस्सा है वो फ्री बीज स्कीम, वेतन, पेंशन में खर्च हो जा रहे हैं। और अखिल सर, जिस मध्य प्रदेश में बैठा हूं, यहाँ करीब करीब 5 लाख करोड़ का कर्ज हो जाने वाला, और जब से मोहन यादव आए मध्य प्रदेश में हर महीने 5,000 करोड़ लेना पड़ रहा है। ये वही राज्य जहां से वो लाडली बहना योजना की शुरुआत शिवराज सिंह चौहान ने की, तो उसके बाद लाइन लग गई हर सूबे में लगभग, और जितने बीजेपी शासित राज्य है उसको बहुत प्रमुखता से हाईलाइट किया है। बाकी और भी सूबे हैं जो दूसरे दलों की जहां सरकार है, वहां भी हालत खस्ता है, और खुद देश की सरकार पर लगभग 215 लाख करोड़ का कर्ज हो चुका है, सारा कुछ है। तो ये जो हम, वो कह रहा था मैं कि अंग्रेजी कैलेंडर के मान से हम 25 से 26 में प्रवेश करने वाले हैं, खूब सारी हम आशाएं उम्मीदें बनाए रहते हैं, रखते हैं, किस और बढ़ रहा है देश, जैसा चल रहा है यही है मोदी, यही बीजेपी कहती थी कि ये फ्री बीज उचित नहीं है, ठीक नहीं है, क्या क्या दावे होते थे, और आज सब कुछ सत्ता पाने के लिए कुछ भी किसी भी हद तक जाना है। टिप्पणी आपकी। नहीं, मैं इससे सहमत संजीव जी नहीं हूं। गरीबों के लिए कोई फ्रीबीज नहीं हो रही है। हम लोग भी गलती करते हैं जब फ्रीबीज का मतलब गरीबों को देना मान लेते हैं। देखिए, फ्रीबीज वो होती है जब 1000 एकड़ जमीन 1 रुपए में अडानी जी को दे देते हैं, वो फ्रीबीज होती है। जब 18 लाख करोड़ के ऋण आप पूंजीपतियों के माफ कर देते हैं, फ्रीबीज वो होती है। अगर आप 5 किलो अनाज 200 रुपए का महीने में एक गरीब परिवार को देते हैं और टैक्स लगा देते हैं पेट्रोल और डीजल पर, जहां पे 40 रुपए 1 लीटर पेट्रोल पर हम टैक्सेस देते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देते हैं, वो 40 रुपए में एक दिन में, पूरे दिन में ही उतना पैसा एक गरीब आदमी दे देता है सरकार को जितने का उसको अनाज मिलता है। तो ये गलत भी हम लोग भी करते हैं। हम लोग जब ये फ्रीबीज की बात करते हैं तो गरीबों की तरफ उसको जोड़ देते हैं, और गरीबों को फिर मानी बात है कि भाई गरीबों का अधिकार है। गरीबों का अधिकार इसलिए है कि सरकार का कर्तव्य था हमारे देश के युवाओं को, गरीबों को नौकरी देना, उनको रोजगार देना। वो आपने दिया नहीं, आपने केवल 5 किलो अनाज उनको पकड़ा दिया। हम उसी को क्रिटिसाइज करने लगते हैं। अरे उसका भार कितना है, बहुत जरा सा। जो मनरेगा का प्रोग्राम था उसको आपने चेंज कर दिया, अब आपने 60-40 का रेशो कर दिया, मैंने 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 40% स्टेट गवर्नमेंट देगी। पहले 90% देती थी, 10% स्टेट गवर्नमेंट का पैसा नहीं है, मनरेगा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, गरीबों को कुछ मिलना बंद हो जाएगा। आप संजीव जी बताइए, आप 1 लाख रुपए का लोन जरा बैंक से लोन लेके दिखा दीजिए। अच्छा, जब आपको लोन मिल जाएगा और उसमें डिफॉल्ट होगा, आपके घर में आके बैंक अफसर आपको डांटेंगे। आप 20,000 करोड़ का लोन ले लीजिए, बैंक वाले आपसे बुलाएंगे भी नहीं, आपसे कहेंगे कि सर कैन वी कम टू योर हाउस, कैन यू सेटल द लोन दैट वी हैड गिवन फॉर 20,000 करोड़, कैन वी सेटल फॉर 1,000 करोड़। ये होगा, फिर वो विदेश भाग जाएंगे, फिर लंदन में बैठ के बियर पिएंगे और आपको चिढ़ाएंगे। विजय माल्या और ललित मोदी टाइप के लोग, मेहुल चोकसी टाइप के लोग, जिनको मेहुल भाई कहा गया था। तो ये गलतफहमी मत पड़िए। फ्रीबीज का मतलब गरीबों को दे रही चीज, उनका अधिकार है, गरीबों को चीज देनी चाहिए। गरीबों को आपको मकान भी देना चाहिए, उनको नौकरी भी देनी चाहिए, 5,000 रुपए महीना भी देना चाहिए, शुद्ध पानी भी देना चाहिए, टॉयलेट भी देना चाहिए, सबको देना चाहिए। लेकिन पूंजीपतियों को जो 18 लाख करोड़ का ऋण आप माफ करते हैं, वो नहीं देना चाहिए। 1000 एकड़ जमीन 1 रुपए में देते हैं, वो नहीं देना चाहिए। फ्रीबीज आप पूंजीपतियों को दे रहे हैं, गरीबों को आप कोई फ्रीबी भी नहीं दे रहे हैं। नहीं, बिल्कुल मैं मानता हूं कि सर देना चाहिए, लेकिन कुल मिलाकर जो आप निकाल किसके जेब से रहे हैं? निकाल तो सबसे ज्यादा तो मध्यम वर्ग पिस रहा है, जिसके ऊपर आप हर तरीके से जो कुछ कर सकते हैं उतना ज्यादा लगा। वो जो बड़े लोग हैं उनको तो फर्क पड़ता नहीं है। तो ये जो स्थितियां हैं, जहां जो हमारा जो मध्यम हो, निम्न मध्यम हो, जो टिके हुए हैं सारी की सारी, उनके साथ किस कदर हाल। और मैं इसलिए भी ये बात कर रहा था कि जो रिपोर्ट है उसमें कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहां 38% तक
सब्सिडी और ये जो इस तरीके की जो योजना है इन पर खर्च हो रहा है अखिल सर। 38-38% आप खर्च करिएगा और कुछ तो इसमें कहीं कुछ जो रास्ते है। तो फिर दूसरी चीज ये भी है कि हमारा जो हाथ है, जो हाथ आप कहते हो कि 140 करोड़ हिंदुस्तानी, 280 करोड़ हाथ, तो ये जो हाथ है, और आपने जो मनरेगा का जिक्र किया, मनरेगा में यही तो है कि आप कुछ ऐसी स्कीम्स हैं, कुछ विकास के काम, और हमें तो हर चीज में हमें कोई ऐसी चीज है जो टैक्स ना देना पड़ता, सभी को देना पड़ रहा है, उसमें सारे लोग, जीएसटी भी है सब, उसको लेकर जो कहीं कुछ चीजें करना चाहिए वो तो कुछ भी नहीं की जा रही ना अखिल सर। नहीं नहीं, वही मैं कह रहा हूं। देखिए, अगर आप 18 लाख करोड़ जो आपने पूंजीपतियों के माफ किए हैं, गर्दन पकड़ के, गर्दन पकड़ को लिटरली मत लीजिएगा, गर्दन ना पकड़ लिया जाए क्योंकि वो फिर एक एग्रेशन बन जाएगा, वो क्रिमिनल केस बन जाएगा। उनके गटाई से पैसा निकालिए। अनिल अंबानी साहब के मकान जाके मुंबई में देख लीजिए, कितना बड़ा मकान है, कितने उसमें कमरे हैं, कितनी कारें हैं, प्राइवेट जेट है, दुनिया भर में घूमते रहते हैं, फ्रॉड कंपनी है। क्यों नहीं पैसा निकालते उनसे? आपने रफेल के अंदर उनको क्यों एसोसिएट बनाया था? क्यों हजारों करोड़ों रुपए उसे कमाने दिए गए, जो कि एक फ्रॉड कंपनी है? 20-20 हजार करोड़ के लोन 1-1 हजार करोड़ में आप सेटल कर लेते हैं, 19 हजार करोड़ माफ कर देते हैं। पैसा वसूल लीजिए, देश के बाद पैसा ही पैसा आ जाएगा। आप असली मुश्किल क्या है कि अमीरों को आप दे रहे हैं। कॉर्पोरेट टैक्स आपने क्यों कम किया? कॉर्पोरेट टैक्स हमने कम कर दिया, 1 लाख करोड़ का देश को नुकसान हो गया। अरे कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ा दीजिए, बड़े बड़े पूंजीपतियों के ऊपर जो 100-100, 200 करोड़ की कोठियों में रह रहे हैं, उनसे टैक्स वसूलिए। कहिए आइए और मेरे को बना दीजिए फाइनेंस मिनिस्टर, 5 दिन के अंदर देश की स्थिति सुधार दूंगा। बैठो, अपने पुलिस के 4 जवान बंदूक लेके और 2 MBA के स्टूडेंट्स घर में आएंगे, बड़े बड़े कोठियों में, कहेंगे बताओ कोठी की कीमत क्या है? वो इवेल्युएट करके बताएगा साहब 50 करोड़, 50 करोड़ है, इनकम टैक्स रिटर्न दिखाओ। इनकम टैक्स रिटर्न में निकलेगा 10-10 हजार करोड़, 10,000 रुपए महीने साल के उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए हैं। हम कहेंगे इवेजन ऑफ मनी है, तुमने टैक्स इवेट किया है, 100 करोड़ की कोठी नहीं खरीद सकते 10,000 रुपए इनकम टैक्स पे। 20 करोड़ का टैक्स शाम तक नहीं अगर तुमने जमा किया, कोठी तुम्हारी हम कब्जा कर लेंगे और गरीबों में बांट देंगे, गरीब आगे रहेंगे उसमें। अरे इस देश के अंदर आपने गरीबों को रुला के रख दिया है, उनको झुग्गी झोपड़ी उनके तोड़ रहे हैं, उनके रोजगार के अवसर आपने खत्म कर दिए हैं, वो उनके बेचारों के मकान आप तोड़ रहे हैं, उनके रहने की जगह नहीं छोड़ रहे हैं। और अमीर लोग जो कब्जा करके बैठे हुए हैं बड़े बड़े सरकारी जमीन पे, उन पे आप कार्रवाई नहीं करते और उसके बाद सारा का सारा दोष गरीबों पे डाल देते हैं। उनके कपड़ों से आपको बदबू आती है, आप उन्हें जीने भी नहीं देंगे। अगर वो उन्हें नौकरी नहीं मिली, अगर उनको खाने को नहीं मिला, MSP देने का आपने वादा किया था ना किसान आंदोलन में, MSP दी क्या आपने? हमारे देश के गरीब लोगों की उनकी जमीन कब्जा कर लेते हैं, कंपेंसेशन उनको देते नहीं है, उनके जंगल काट देते हैं, बड़े बड़े पूंजीपतियों को उनको जमीन आप औने पौने दाम पे दे देते हैं और उसके बाद सारा का सारा दोष गरीबों में डाल देते हैं। ये रेवड़ी बट रही है, रेवड़ी बट रही है। अरे रेवड़ी तो बड़े बड़े पूंजीपतियों को बट रही है, गरीबों को कुछ नहीं मिल रहा है। गरीबों को समझना चाहिए, उनको कुछ नहीं मिल रहा है, केवल उनका नाम का शोषण हो रहा है। बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, उनको 4 साल में रिटायर किया जा रहा है, उनकी तनख्वाहें कम हो रही हैं, रिजर्वेशन खत्म हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन से हर चीज को तबाह किया जा रहा है और पूंजीपतियों को लाखों करोड़ के ऋण माफ करके उनको अमीर बनाया जा रहा है। यह है देश की वास्तविकता। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये है कथनी और करनी में अंतर, और जो पार्टी विद द डिफरेंस अपने को कहती थी और क्या कुछ हो रहा है। और मोदी जी बहुत दावे, उन पे यही ब्लेम्स है कि जुमलेबाजी किया जाना, सिर्फ बातें की ना। अकेले बड़ी दर्दनाक आप खबर लगातार देख रहे होंगे 2 दिनों से, मध्य प्रदेश में बड़ा उसका है, और मध्य प्रदेश तो बहुत सारे घटना और देश में हर तरफ हो रहा है। सबसे बड़ी चीज ये है उसमें जो पंच है कि देश में 8 बार स्वच्छ शहर, मध्य प्रदेश का जो व्यावसायिक राजधानी कहलाती है इंदौर, 8 बार वो रहा, टॉप पर रहा, देश में स्वच्छ रहा। और सर वहां दूषित पेयजल से बीते 4 दिनों में अब तक जो हमारे पास रिपोर्ट है 8 लोगों की मौत हो चुकी है, 110 लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं, 1000 से ज्यादा लोग बीमार है एक मोहल्ले में। और हीला हवाली कैसा है ये, दूसरा इंजन, डबल इंजन, 2 इंजन, क्या कहिएगा। ये इस तरह की जो ये तस्वीरें निकलती कितनी भयावह, और कोई किसी की लायबिलिटी अभी तक फिक्स नहीं की गई है। अगर कोई यही दूसरा सूबा होता तो मांग करती यही बीजेपी की, चाहे केंद्र की सरकार में बैठे लोग हों या बीजेपी के लोग हों, तमाम लोग हों कि उनके खिलाफ FIR कर दो फलाना, लेकिन यहाँ कुछ नहीं होता, सब लीपा पोती हो जाती। क्या कहिएगा इस घटनाक्रम पर? नहीं, आप 8 में इतना ज्यादा परेशान है इंदौर के अंदर, यहाँ दिल्ली के अंदर हजारों लोग जो है पॉल्यूशन से रोज मर रहे हैं। यहाँ पे पॉल्यूशन लेवल जो है वो इतना ज्यादा पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा है। अफ्रीकन कंट्री जहां भी मोदी जी गए थे वहां पे पॉल्यूशन लेवल 100 का AQI था,
यहाँ 350, 400 और 800 और 900 में हम लोग आनंद से अपना सांस लेते हैं, ब्रोंकाइटिस के शिकार होते हैं, अपना सीना, हम लोगों के सबके फेफड़े काले हो गए, अब 8 लोगों में परेशान है। यहाँ तो 200-300 लोग रोज मर जाते हैं इसी के चक्कर में। पानी हमारा इतना दूषित है, सीवर का पानी और पीने का पानी मिला हुआ है, आधी जगह सीवर लाइन्स रही हैं, सीवर लाइन फटी हुई हैं। आप इंदौर की चिंता कर रहे हैं महाराज, किसी दिन दिल्ली आके देख लीजिए, रेखा गुप्ता की दिल्ली को देख लीजिए, आपको लगेगा सही में इंदौर स्वर्ग है। वहां तो केवल 8 आदमी मरे, यहाँ रोज 200 आदमी मरते हैं। यहाँ भी वही है कि सीवर लाइन मिली हुई है पानी में, हीला वाली हो रही। खैर वो है, दुखद है, चाहे वहां की घटना, और वो तो है बहुत बड़ा है मामला है, और उसमें भी हम देख रहे हैं कैसे हीले। मैं तो आखिरी में पूछूंगा अखिल सर, देखिए हम सरकार से तो अभी हमें कोई होप दिखती नहीं है, वो तो सिर्फ और सिर्फ दावे बातें होती है, कुछ दिखता नहीं है। तो अब 25 जो जा रहा है, 26 आ रहा है, तो फिर देशवासियों के लिए क्या संदेश होगा? आखिरी सवाल यही होगा कि क्या किया जाए अखिल सर, जो कि आप मैनेजमेंट के तो आप प्रोफेसर रही हैं, और आप बाकी जो विश्लेषक तो हैं, इस नाते मैंने कहा था अपने ओपनिंग रिमार्क में कि अब जा रहा है तो फिर हमें आशाएं, उम्मीद तो पालते ही पालते हैं, तो फिर कितनी उम्मीद, कितनी आशा, और क्या करें क्या ना करें? अंतिम आपकी टिप्पणी। देखिए, आशाएं तो मुझे बहुत ज्यादा दिख नहीं रही हैं। कारण ये है, और देखिए मैं भी उसका भुक्तभोगी हूं। मैं भी अपनी कॉलोनी में जाता था, पार्क में जाके बैठता था, मैं सोचता था कि लोगों को कन्विंस करूंगा कि हिंदू मुसलमान का नैरेटिव देश के लिए बहुत ज्यादा दुखदाई है। मुझे भी गालियां पड़ी है, मुझे भी मारने की धमकी मिली है, तभी मैंने घर से निकलना छोड़ दिया, क्योंकि वहां पे गुंडे बदमाश बेलगाम घूम रहे हैं, और वो मारने मोरने पे उतार आते हैं, वो मर्डर भी कर सकते हैं, दे कैन डू एनीथिंग एंड दे विल गेट सब सपोर्ट ऑफ द पुलिस ऑल्सो। उन्हें पुलिस का सपोर्ट भी मिलेगा। इसलिए वास्तविकता में मुझे अभी कोई होप दिखाई नहीं पड़ रही। जब इलेक्शन होते हैं तो कांग्रेस के जो बूथ लेवल वर्कर्स होते हैं उनको पोलिंग बूथ पे बैठने नहीं दिया जाता है, दरोगाओं को 51 हजार रुपए बांट दिए जाते हैं, वो खुलेआम गुंडाई करते हैं। ये कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एक तरफ गुंडे हैं, पैसा है, सब कुछ है, दूसरी तरफ कुछ भी नहीं है। देखिए, जब तक हमारे देश की जनता सड़कों पे उतर के महात्मा गांधी के रास्ते पे चल के अपने हाथ पे नेतृत्व लेके सामने नहीं उतरती है, तब तक कोई होप मुझे दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन चलिए, मेरे को परेशानी बहुत ज्यादा इसलिए नहीं है, मेरी 74 साल की उम्र अप्रैल में हो जाएगी। नाउ इट इज ए मैटर ऑफ हाउ मेनी इयर्स, आई डोंट नो। मेरे को तो चिंता उस जनरेशन की जो अभी 17-18 साल की है, जिसे 50 साल जीना है। मैं अपने लिए चिंतित नहीं हूं, मैं अपने देश के युवाओं के लिए चिंतित हूं और अब देश के भविष्य के लिए चिंतित हूं। लेकिन देश का भविष्य इतना सुंदर देश था, इतना प्यारा देश था, भारत माता विश्व की सबसे सुंदर माता थी आज से 14 साल पहले। लेकिन 14 साल में जितना रूप खराब कर दिया गया है, बांग्लादेश के अंदर हिंदू मारे जा रहे हैं, वहां पे जयशंकर साहब बेगम खालिदा के उसमें जा रहे हैं, और बेगम खालिदा और शेख हसीना एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं। बेगम खालिदा के पति ने ही मुजीबुर रहमान के मर्डर कराया था। यहाँ पे तो मुसलमानों को परेशान करते हैं, वहां एक मुसलमान को अपने देश में शरण दे रखी है, बांग्लादेशी मुसलमान को, और एक बांग्लादेशी मुसलमान के मृत्यु पे जाके वहां पे शोक संवेदनाएं दे रहे हैं, और यहाँ मुसलमानों को मारते हैं। अरे मुसलमानों को छोड़ दीजिए, ये जो लड़की थी बेचारी उत्तराखंड की, ये लड़की क्या मुसलमान थी? ये तो हिंदू लड़की थी ना। किस प्रकार से उसको खाने की तरह परोसने से उस बच्ची ने, और पहाड़ी लोग जो हैं इस मामले में बड़े वो होते हैं, अपने बड़े मजबूत होते हैं अपने चरित्र के मामले में। उसने मना कर दिया, उसे आपने धक्का देके उसको मरवा दिया, क्योंकि आप उसका शोषण करना चाहते थे, उन्नाव की बेटी का शोषण आप करना चाहते थे। तो आपने कुलदीप सिंह सेंगर जो है वो सीना तान के चलता है, और उसके पूरे परिवार को आपने खत्म कर दिया। तो जैसा देश बन रहा है, ये तो भगवान की कृपा है, मैं सन 52 में पैदा हो गया, और मेरे को बहुत दुर्दिन नहीं देखने पड़ेंगे, आपको ज्यादा देखने पड़ेंगे, आपके बच्चों को और ज्यादा देखने पड़ेंगे। मैं अपने लिए चिंतित नहीं हूं, अपने पोते और पोतियों के लिए चिंतित हूं। नहीं, बिल्कुल अखिल सर, वो चिंता बिल्कुल वाजिब चिंता है, और यही बीजेपी है जो ये इनके पैरोकार हैं, करता धरता, उनका यही न्यू नॉर्मल है। और निश्चित तौर पर ये आपने कहा कि वही एक तरीका शायद है कि आप आइए, जनता पूरी हो, और वो गांधीवादी अहिंसक तरीके से आप इनको पच्युत करिए, और एक कुछ दूसरा जो आपको सूझ पड़े। लेकिन कुल मिला के फिजा जो चाहे आप सांप्रदायिक जहर हो, सांप्रदायिकता का, या फिर हवा में जहर, कुछ तो इस सबसे हमको मुक्ति मिल पाए, और नया भारत जो बार बार कहा जाता है, वास्तविक भारत बन पाए। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार अखिल, धन्यवाद। तो मैं तो सुन रहे थे आप अखिल स्वामी साहब कहता, और उनमें कई सारे विषय थे, और चाहे वो अमित शाह साहब का दंभ कहिए, बौखलाहट कहिए, जो वो पेश आते हैं, वो आपने उस पर सुना अखिल सर को, या बाकी जो उनके विचार इस पे भी थे, फ्रीबीज वो नहीं, ठीक बात है। लेकिन कुल मिलाकर जो जिस और देश बढ़ रहा है,
अब हम 25 से 26 में प्रवेश करने वाले हैं, उम्मीदें बहुत सारी पालते हैं, लेकिन सवाल वही है, जैसा अगर अखिल सर जैसे इतने ज्ञानी ध्यानी और इतने जहीन शहीन शख्स ये कहें कि बहुत उम्मीद दिखती नहीं और चिंता जो उन्हें आने वाली पीढ़ियों को लेकर वाजिब चिंता है। मित्रों, आपकी अपनी जो भी राय हो इस पूरी चर्चा को सुनने के बाद हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रकट कीजिएगा, और चर्चा अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह में देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।